गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हिंदी शिक्षण में आपका उप विषय है एकांकी शिक्षण। आज हम लोग एकांकी शिक्षण के विषय में अध्ययन करेंगे। तो एकांकी शिक्षण के विषय में बताने से पहले आपको ये बता दें कि आज जो मनुष्य है उसका जीवन इतना व्यस्त हो चुका है, ना तो उसे किसी चीज के लिए प्रचुर मात्रा में उसके पास समय है, ना अवकाश है। तो जो लंबे लंबे महाकाव्य हैं, नाटक हैं, उसके पास उन चीजों को देखने की फुर्सत नहीं है। जब लंबे लंबे महाकाव्य और नाटकों का रूप छोटे छोटे एकांकियों ने ले लिया, तो मनुष्य का समय की अल्पता के कारण उसकी तरफ रुझान बढ़ने लगा। ठीक है, क्योंकि एकांकी ऐसे होते हैं जो 30 या 35 मिनट में पूरा खत्म हो जाते हैं, और हाँ, शुरू से लेके एंड तक उसका क्या हुआ और क्या नहीं था वो सब जान लेते हैं। तो एकांकी जो है, इसके विषय में बता दें कि एकांकी एक अंग का दृश्य काव्य है तो साहित्य की विधा, लेकिन साहित्य की आधुनिक विधा है, और ये भी जो है पाश्चात्य संस्कृति से आई है। पाश्चात्य संस्कृति से इसका आगमन हुआ है और साहित्य की एक आधुनिक विधा है। एकांकी के विषय में कहें तो एकांकी एक अंग का दृश्य काव्य है। जीवन का पूरा कोई एक अंग ले लो, कोई एक घटना ले लो, या जीवन का एक खंड ले लो, उसका दृश्य काव्य, उस पर नाटक किया जाता है किसी एक अंग पर। ठीक है, जिसमें एक ही कथा होती है, केवल एक कथा होती है, और कुछ लिमिटेड सीमित पात्र होते हैं। एकांकी में कम से कम समय में और अधिक से अधिक प्रभाव छोड़ जाना मनुष्य के ऊपर, ये एकांकी का प्रमुख लक्ष्य होता है। बहुत थोड़े से समय में अधिक से अधिक प्रभाव छोड़ जाता है, क्योंकि आधे 30-35 मिनट में पूरी कथा खत्म कर देनी है एकांकी में। ठीक है, तो वो प्रभाव भी कम समय में अधिक प्रभाव छोड़ता है एकांकी का। ये जो है विवरण है, ब्यौरा है। अब हम इसका अर्थ देख लेते हैं कि एकांकी का अर्थ क्या होता है। तो एक अर्थ एक अंक तथा सीमित स्थान, एक अंक तथा सीमित स्थान, एक अंक तथा सीमित स्थान और समय में अभिनीत हो जाने वाले नाटक को एकांकी कहा जाता है। ये अर्थ है, ठीक है, एकांकी का एक अंक तथा सीमित स्थान और समय में अभिनीत हो जाने वाले या किए जाने वाले नाटक को एकांकी कहा जाता है। एकांकी भी नाटक का एक रूप ही है, लेकिन जो है वो छोटा रूप है नाटक का। नाटक बहुत बड़ा होता है, लेकिन एकांकी छोटा होता है। इसमें क्या होता है, जीवन के किसी भी एक अंग को ले लिया जाता है, या जीवन के किसी एक खंड को ले लिया जाता है, और उसको जो है दर्शाया जाता है, दर्शकों के सामने उसको अभिनीत करके पेश किया जाता है। इसे हम एकांकी कहते हैं। ठीक है, कम समय में हो जाता है, अधिक प्रभाव लोगों के ऊपर छोड़ता है। अर्थ हमने बताया कि एक अंक तथा सीमित स्थान और सीमित समय में अभिनीत हो जाने वाले नाटक को एकांकी कहा जाता है। ठीक है, अब जैसे कि हम आपको बताना चाहेंगे कि कैसे। उदाहरण के तौर पे, अगर आपने
रामकुमार वर्मा का दीपदान नाटक एकांकी पढ़ा हो तो आपको पता चलेगा कि उसमें राणा सांगा के या किसी भी उदय सिंह के पूरे जीवन का वृतांत नहीं था। उसमें एक खंड का वृतांत था कि जो राजा का शत्रु था या राज्य को हड़पना चाहता था बनवीर, वो एक बहुत बड़े फंक्शन का राणा सांगा के मरने के बाद राणा सांगा अपने पुत्र को पन्ना को दे गए थे कि वो उसका की धायमा बनके उसकी सुरक्षा करेगी, और बनवीर जो था राज्य को हड़पना चाहता था, तो वो बहुत बड़े फंक्शन का आयोजन करता है ताकि पूरी जनता पूरी प्रजा जो है उस फंक्शन में लग जाए और वो मौका पाके जो है उदय सिंह का वध कर दे और वो राजा बन जाए। लेकिन पन्ना जो है उसको बचाने के लिए अपने जो पुत्र था चंदन उसका बलिदान दे देती है और इस तरीके से जो है वो टोकरी में पत्तों के बीच में रखकर उसको बाहर निकाल देती है किले से। तो बनवीर इस मतलब संदेह में कि जो सो रहा है वो राजा का लड़का है, उसके धायमा के लड़के को मार जाता है। ठीक है, तो एक जीवन का एक खंड था और इस तरीके से पन्ना उसको बचा लेती है। पूरा वृतांत नहीं था तो उसमें ये चीज दिखाई गई थी, जीवन का एक खंड एक अंक दिखाया गया था। ठीक है, किस तरीके से वो उसकी रक्षा करती है। अब दूसरा नाटक ले लें, उदय शंकर भट्ट हैं जो, उनका दूसरा नाटक है नए मेहमान। यदि आपने उसका अध्ययन करा हो पढ़ा हो, बड़े इंटरेस्टिंग एकांकी हैं ये। तो उसमें क्या दिखाया गया था, जून जुलाई की भयंकर गर्मी है, मई जून जुलाई की, और जो है जो मेजबान है घर के जो व्यक्ति हैं वो मतलब इतनी है कि बार बार नहा रहे हैं, बार बार उनको पसीना आ जाता है, नहाकर आते हैं, पानी की भी कमी है, नहा के आते हैं पसीना निकलने लगता है, शरीर में गला सूख जाता है, बार बार पानी पी रहे हैं, पंखा भी बिल्कुल धीरे धीरे चल रहा है, इतनी तेज गर्मी है। और ऐसे समय में मेहमानों का घर में आ जाना, नए मेहमान, इसीलिए एकांकी का नाम भी था नए मेहमान। तो वो कैसी आफत आ गई। तो ये जो है जीवन के किसी एक खंड का के मतलब ये दर्शाया गया था उसमें। तो एकांकी जो है जीवन के किसी एक खंड का जो है विवरण प्रस्तुत करता है, अभिनय के माध्यम से कराया जाता है। अब हम इसके उद्देश्य देख लेते हैं कि एकांकी के उद्देश्य क्या होते हैं। वही उद्देश्य होते हैं ज्यादातर तो जो हमारे नाटक के उद्देश्य थे। तो सबसे पहले जो है छात्रों का उद्देश्य, एकांकी के उद्देश्य पहला है मनोरंजन करना। मनोरंजन में भी स्वस्थ मनोरंजन करना, शिक्षाप्रद मनोरंजन करना जो है एकांकी का उद्देश्य होता है। फिर दूसरा है बदलती परिस्थितियों से अवगत कराना। अब क्या है एकांकी का दूसरा उद्देश्य, जो आज की आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक कितनी परिस्थितियां, ये हमेशा तो एक सी नहीं रहती हैं, मतलब बदलती रहती है, निरंतर गतिशील परिवर्तित होती रहती हैं ये परिस्थितियां। तो छात्रों को ये बताना, ये समझाना एकांकी के अभिनय या अध्ययन के माध्यम से कि जो है बदलती हुई परिस्थितियों में किस तरीके से सामंजस्य बैठाना चाहिए, किस तरीके से मतलब जितनी भी परिस्थितियां हैं उनका ज्ञान बच्चों को देना है। ठीक है, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक वगैरह जितनी भी परिस्थितियां हैं। फिर आगे है आपका छात्रों में साहित्यिक रुचि। तीसरा है साहित्यिक अभिरुचि का विकास। छात्रों में मतलब एकांकी के द्वारा साहित्यिक अभिरुचि का उनमें विकास किया जाए। कैसे किया जाएगा कि एकांकी जब बच्चे पढ़ेंगे, साहित्य की प्रमुख विधा है ये भी, तो छात्रों में इस विधा के लिए प्रेम तभी उत्पन्न हो सकता है जब कक्षा में उन्हें पढ़ाया जाए इस एकांकी को, या कक्षा में अभिनीत कराया जाए। 4-5 बच्चों को खड़ा करके जो है हर को अलग अलग कैरेक्टर देके उसको अभिनय के माध्यम से पढ़ाया जाए, तो उन्हें अपने साहित्य के प्रति लगाव और रुझान और अभिरुचि का विकास होगा। फिर है छात्रों को अभिव्यक्ति, आत्माभिव्यक्ति। चौथा है आत्माभिव्यक्ति का अवसर देना।
ठीक है। एकांकी का एकमात्र उद्देश्य ये भी है कि छात्रों को आत्म अभिव्यक्ति का अवसर दिया जाए, छात्रों को अभिनय कला से परिचित कराते हुए उन्हें आत्म अभिव्यक्ति और आत्म प्रकाशन का अवसर देना एकांकी शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है। कैसे वो खुद नाटक का मतलब एकांकी का मंचन करेंगे तो वो अपने भावों को हाव भावों को आत्म अभिव्यक्ति को प्रदर्शित कर सकते हैं दूसरों के सामने। अगला है 5वां, उदात्त चरित्र चित्रण द्वारा भावनाओं का परिष्करण। ठीक है, मतलब जब एकांकी के जो अच्छे कैरेक्टर हैं, जैसे कि हमने आपको धाय माँ का पन्ना का जो दीपदान की जो कैरेक्टर थी, मेन कैरेक्टर, उसका चरित्र चित्रण क्या था कि जो है ना वो अपने लड़के मतलब राजा के लड़के के ऊपर अपने लड़के का नौछावर कर देती है, मतलब उसको बलिदान कर देती है। तो उसके त्याग का, समर्पण का, बलिदान का कितना बड़ा उदाहरण था। दीपदान नाम भी इसीलिए रखा गया था, मतलब हर माँ का दीपक होता है उसका बच्चा, और किस तरीके से दान कर दिया उसने राजा के बच्चे के ऊपर। तो दीपदान का जो शीर्षक था वो भी कितना मतलब दिया गया था, वो भी बिल्कुल एकांकी के अकॉर्डिंग था। तो इस तरीके से जो बड़े बड़े चरित्र हैं, आदर्श चरित्र हैं, उसको जब बच्चे पढ़ेंगे तो बच्चों के भी चरित्र में जो है उसका परिष्करण होगा चरित्र का भी। ठीक है, अब आगे है 5 हो गए। छठा उद्देश्य है देश की संस्कृति और गौरव से परिचित कराना। ठीक है, जो हमारे देश की संस्कृति है, प्राचीन संस्कृति है, गौरव है, महत्ता है, उसका जो भी प्रगति हुई है आज तक, प्राचीन काल से लेकर वर्तमान तक, तो उससे भी एकांकी जब बच्चे पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे, अभिनय करेंगे, तो उसके माध्यम से भी इसका परिचय बच्चों को मिलेगा। तो इसका एकांकी का ये भी उद्देश्य होता है। अब भाषा शैली अगला है। भाषा शैली शब्दावली तथा मुहावरों का ज्ञान। ठीक है, जब बच्चे एकांकी का अध्ययन करेंगे तो उनकी शब्दावली में बढ़ोतरी होगी। जितना भी साहित्य पढ़ेंगे, कोई भी विधा हो वो, तो शब्दावली में नेचुरली बढ़ोतरी होगी। ठीक है, मुहावरे होते हैं उनमें, उनका ज्ञान मिलेगा उनको, और भाषा शैली परिष्कृत होगी, व्याकरण संबद्ध शब्द उनके कोश में आएंगे, भंडार में। ठीक है, तो ये उद्देश्य थे एकांकी के। अब एकांकी के तत्व देखते हैं कौन कौन से होते हैं। एकांकी शिक्षण के तत्व। नंबर 1, कथा वस्तु। नंबर 2, शैली। नंबर 3, देश काल। नंबर 4, पात्र व चरित्र चित्रण।
ये सभी हैं, आप देख रहे होंगे जब हमने आपको नाटक शिक्षण पढ़ाया था और कहानी शिक्षण पढ़ाया था, तो ये सारी जो तत्व थे उन्हीं वही हैं जो उनके थे, लेकिन अभी हम आपको लिखकर बाद में डिटेल भी करेंगे थोड़ा थोड़ा, ठीक है। चौथा है पात्र व चरित्र चित्रण, फिर भाषा का स्वरूप, पांचवा भाषा का स्वरूप, छठा है उद्देश्य, और छठा है, सातवां है कथोपकथन, कथोपकथन, इसे संवाद भी कहते हैं, या फिर संवाद, ठीक है। तो ये जो है एकांकी शिक्षण के तत्व हैं, प्रकार हैं। तो पहला है कथा वस्तु, पहला तत्व है कथा वस्तु, कहानी का हाँ, इससे भी पहले आता है शीर्षक, सॉरी इससे भी पहले हम एक लिखना भूल गए, शीर्षक आता है, नंबर बदल जाएंगे, 5 अब 8 हो गए आपके तत्व। तो सबसे पहला है शीर्षक। तो एकांकी का शीर्षक छोटा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए जिसको सुन के जो है हमें पूरी एकांकी नाटक का ब्यौरा हमारे सामने प्रस्तुत हो जाए कि हाँ शायद इसमें ऐसा होगा, ठीक है। छोटा हो, रोचक हो, सरल हो, शीर्षक। फिर कथा वस्तु है, जो उसके अंदर कहानी आ रही है, कथा आ रही है, वो भी सरल होनी चाहिए, रोचक होनी चाहिए, संक्षिप्त होनी चाहिए, ठीक है। और कथा वस्तु में भी प्रवाह होना चाहिए, गतिशीलता होनी चाहिए, रुकाव, कहीं ठहराव नहीं होना चाहिए। उसको अगर वो आ जाता है तो उसको पढ़कर या अभिनय करते समय देखकर जो है जब दर्शक देखता है तो बोर होने लगता है। तो ठहराव कहीं ना हो, प्रवाह हो। फिर है शैली, शैली भी सरल और रोचक होनी चाहिए। जो हम शैली, भाषा शैली या कोई भी प्रयोग कर रहे हैं एकांकी में, वो सरल होनी चाहिए और रोचक होनी चाहिए। फिर है देश काल, कहानी अपने अपने युग का प्रतिनिधित्व करने वाली होनी चाहिए। जो पात्र हो, उनकी जो ड्रेस हो, पोशाक हो, और जो कैरेक्टर बोल रहे हैं संवाद, वो जिस युग के हैं उसी का प्रतिनिधित्व करने वाला होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि पूरा जो एकांकी है जब अभिनय किया जा रहा है, पढ़ा जा रहा है, तो दर्शक को ऐसा लगे कि उस युग में चला गया है वो, ठीक है। अब है पात्र व चरित्र चित्रण। पात्र जो है वो एकांकी के अनुकूल होने चाहिए, संख्या कम होनी चाहिए, पात्रों की भरमार नहीं होनी चाहिए, नहीं तो एकांकी का कोई मतलब ही नहीं रहेगा, क्योंकि दर्शकों की वो समझ में नहीं आएगा। और जो चरित्र चित्रण होने चाहिए ऊंचे, ठीक है, जो कोई ना कोई आदर्श प्रस्तुत कर सके देखने वाले के, सुनने वाले के, पढ़ने वाले के। फिर है भाषा का स्वरूप, जो है वो सरल होना चाहिए। भाषा बाल साहित्य के अनुकूल होनी चाहिए, हर स्तर के अनुकूल होनी चाहिए। अगर वो आप एकांकी का दर्शन कर रहे हैं छोटे बच्चों के लिए, उनके स्तर के अनुकूल होनी चाहिए भाषा का स्वरूप। मध्यम में तो उस स्तर की भाषा होनी चाहिए, उच्च स्तर की तो उस साहित्य का प्रयोग हो सकता है उसमें, ठीक है। फिर है उद्देश्य। उद्देश्य क्या होना चाहिए एकांकी का? मनोरंजन करना और आनंद की प्राप्ति कराना, सुख मिले उसे देखकर, आनंद आए, इंटरेस्ट जगे उसमें। कथोपकथन मतलब संवाद कैसे होने चाहिए? संवाद छोटे छोटे होने चाहिए, रोचक होने चाहिए, हृदय को छूने वाले होने चाहिए, ठीक है। कि अगर संवाद बोलते समय कैरेक्टर जो है रुआंसा हो रहा है, रोने की स्थिति है, तो भी मतलब द्रवित हो जाए दर्शक देखने वाला, अगर हंसने की है तो हंसते हंसते लोटपोट हो जाए, ऐसे जो है संवाद होने चाहिए। अब हमने आपको तत्व बता दिए, एकांकी के तत्व कौन कौन से होते हैं। अब एकांकी के महत्व देख लेते हैं। एकांकी का महत्व क्या है? ज्यादातर तो महत्व वही होता है जो उद्देश्य हमारे हैं उसी को थोड़ा सा स्पष्ट कर दें। महत्व या आवश्यकता या उपादेयता। सबसे पहले स्मरण शक्ति का विकास होता है।
स्मरण शक्ति का विकास होता है। कैसे होता है? जब छात्र जो है पढ़ते हैं, एकांकी को अभिनत करते हैं, तो उसमें जो संवाद होते हैं उन्हें याद करते हैं, मुहावरे होते हैं उन्हें याद करते हैं, शब्दावली जो बड़ी बड़ी होती है उसको याद करते हैं, तो इस तरीके से उनके याददाश्त बढ़ती है, स्मरण शक्ति का विकास होता है। फिर है शब्द भंडार तथा मुहावरों का ज्ञान। शब्द भंडार में वृद्धि व मुहावरों का ज्ञान। ठीक है, जब बच्चों को एकांकी पढ़ाया जा रहा है तो बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं, नए नए होते हैं उनके लिए, तो उसको जान के उनके शब्द भंडार में वृद्धि होती है, और मुहावरे भी होते हैं तो मुहावरों का ज्ञान भी उन्हें होता है। तो एकांकी का महत्व भी इसलिए है, उपादेयता आवश्यकता के बच्चों के शब्द भंडार में बढ़ोतरी करी जाए और उनका मुहावरों का ज्ञान कराया जाए। फिर है तीसरा है मानव व्यवहार से परिचित। छात्र जो हैं कैरेक्टरों को देखते हैं तो वो देखते हैं कि कौन कौन से मानवों के व्यवहार भी हो सकते हैं, नकारात्मक और सकारात्मक भी, तो उन सब से वो परिचित होते हैं। फिर उनमें है अवलोकन व निरीक्षण शक्ति। चौथा है अवलोकन व निरीक्षण शक्ति का विकास। ठीक है, नाटक को, एकांकी को देखकर, अवलोकन शक्ति पढ़कर, निरीक्षण कर कर देखने की और जो है निरीक्षण करने की उनमें क्षमता का विकास होता है। भावा व्यक्ति की योग्यता का विकास। पांचवा है भावा व्यक्ति का विकास। अपने को प्रेजेंट करना आता है, बच्चों को प्रस्तुत करना आता है एकांकी के माध्यम से कि किस तरीके से कैरेक्टर निभा रहे हैं, तो अपने को प्रस्तुत करें अपने भावों के द्वारा, अपने मतलब हाव भाव के द्वारा, मुद्राओं के द्वारा। ठीक है, फिर है श्रोता व वक्ता के बीच। छठा है सामान्य ज्ञान में वृद्धि। ठीक है, जब हम अपनी साहित्य के बारे में, गौरव के बारे में, महत्ता और संस्कृति के बारे में पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि इतिहास में कौन कौन से कैरेक्टर हुए थे। ठीक है, उसमें तो इस तरीके से हमारा जीके भी बढ़ता है, उनके जीवन में कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई थी, तो एकांकी के माध्यम से सब जानेंगे तो हमारी जनरल नॉलेज भी बढ़ेगी, जान पाएंगे हम लोग अपनी ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में या फिर जो भी साहित्यिक घटनाएं हैं उनके बारे में। तो यहाँ पे आपका महत्व खत्म हो जाता है, 6 पॉइंट है इसमें। अब विशेषताएं देखते हैं कि क्या विशेषताएं हैं एकांकी शिक्षण की। ये थोड़ा अलग सी हैं विशेषताएं। सबसे पहली विशेषता है नंबर 1, एकांकी साहित्यिक विधा का आधुनिक रूप है। नंबर 2, पाश्चात्य संपर्क का परिणाम है। ठीक है, एकांकी जो है पाश्चात्य संपर्क का परिणाम है। फिर है प्राचीन काल में तो नाटक ही होता था,
जब पाश्चात्य संस्कृति के संपर्क में आए हम लोग, तो हम लोगों ने जाना भी कि एकांकी भी हो सकता है, किसी एक पार्ट को हम प्ले कर सकते हैं। फिर है यात्रा में, यात्रा कह रहे हैं, एकांकी में भाव भंगिमाओं की प्रचुरता, जब एकांकी को प्ले किया जा रहा है तो भाव भंगिमाओं की प्रचुरता देखी जा सकती है इसमें। चौथा है छात्र अभिनय कला से परिचित होते हैं, अभिनय करना आता है उन्हें, ये विशेषता है। पांचवा आत्म प्रकाशन करने की योग्यता, आती है एकांकी के माध्यम से। छठा है भारत की प्राचीन मर्यादाओं, भारत की प्राचीन मर्यादाओं, भारत की प्राचीन मर्यादाओं का दर्शन होता है। एकांकी के माध्यम से। अगला है छात्रों में, लास्ट है ये, छात्रों में एकांकी विधा के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है। तो एकांकी को पढ़ने से या अध्ययन करने से ये विशेषताएं सामने उसकी आती हैं कि इन इन चीजों में बच्चे जो है पारंगत हो जाते हैं। ठीक है, तो आज हमने एकांकी शिक्षण के विषय में देखा। कल अब आपके छोटे छोटे जो टॉपिक हैं, जैसे यात्रा वृत्तांत है, आत्मकथा है, जीवनी है, इसको लेके चलेंगे। आज के लिए बस इतना।